नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज संसद से लेकर अब सड़क तक पहुंच गई है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है और इस धरने में देश भर के मुसलमान और मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं और उनके साथ साथ विपक्षी दलों का साथ भी इस धरने प्रदर्शन को मिल रहा है। और आज मुस्लिम नेताओं ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर मोदी सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन चलेगा और उसी तरह चलेगा जैसे किसान आंदोलन खड़ा हुआ था और सरकार को फिर एक बार उसी तरह झुकना पड़ेगा जैसे उसको किसान आंदोलन के समय झुकना पड़ा था। तो ये सीधे सीधे मोदी को मुसलमानों की चुनौती मिल गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमान बहुत नाराज हैं। विपक्ष पहले भी नाराज था, उसने संसद में आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको याद होगा कि अगस्त में, पिछले साल 2024 अगस्त में किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया था और उसके बाद से इसका विरोध ऐसा हुआ कि मोदी सरकार इसको पारित नहीं करा पाई और विपक्ष के दबाव में और अपने साथियों के दबाव में भी, जो चाहे एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, चाहे रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी, इन तमाम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद मोदी सरकार को ये बिल भेजना पड़ा संसदीय समिति को, ज्वाइंट जेपीसी को। और वहां पर जो विपक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज की, मोदी सरकार ने एक बार फिर उनको दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी करना चाहा, तो यहाँ फिर से विरोध शुरू हो गया है और इस बार मोर्चा संभाला है मुस्लिम संगठनों ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। आपको हम जंतर मंतर लिए चलते हैं, वहां जो कुछ चल रहा है, सुबह से जमावड़ा हो रहा है, हजारों की संख्या में मुसलमान वहां पर पहुंचे हुए हैं और भाषण दिए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, मोदी शाह को चेतावनी दी जा रही है कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, आपकी तानाशाही के हिसाब से नहीं चलेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तिरंगा लहरा रहा है और उसके साथ साथ वक्फ संशोधन बिल हम पास नहीं होने देंगे, इसके जो बैनर हैं, पोस्टर्स हैं, वो लोगों के हाथ में हैं। और आज ये जो इसमें देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ओवैसी यहाँ पहुंचे हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस की तरफ से पहुंचे, तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमा हिंद, जमाते इस्लामी और उनके साथ साथ टीएमसी, इंडियन मुस्लिम लीग, सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, तमाम दलों के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा विरोध का माहौल इस समय। और खास बात यह है कि मुस्लिम संगठन इस विरोध को, इस धरने प्रदर्शन को पहले करने वाले थे 13 मार्च को, लेकिन होली थी 14 को और 13 को होलिका दहन होना था, तो फिर उन्होंने इसको 17 तारीख को करने का निश्चय किया। तो ये बताता है कि मुस्लिम संगठनों का इरादा कहीं से भी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है या कोई ऐसा अनावश्यक विवाद खड़ा करने का नहीं है, लेकिन एक वाजिब मुद्दा है जिस पर वो अपना तर्क रख रहे हैं, अपना विरोध सामने रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। सुबह से बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं जिसमें वो लोग इस धरने प्रदर्शन को कांग्रेस प्रायोजित बता रहे हैं, राहुल गांधी की साजिश बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद तो विदेश घूमने चले गए और यहाँ वो उन्होंने एक जबरदस्ती का विरोध शुरू करवा दिया है। इसको मुस्लिम तुष्टीकरण बताया जा रहा है, इसको लैंड माफिया के इशारे पर नाचने वाले संगठनों का काम बताया जा रहा है। इस भाषा में बीजेपी इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे धरना प्रदर्शन का विरोध कर रही है। तो उससे समझ में आ रहा है कि मोदी को अब एक बार फिर से डर लगने लगा है, क्योंकि मुसलमान अब एकजुट हो गए हैं। अमूमन वो शांति से अपनी बात सामने रखते हैं, आज भी वो पूरी शांति से ही अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी कुर्बानी भी दे देंगे। जी हाँ, आज कुर्बानी की बात तक कह दी गई यहाँ इस मंच से। पहले हम सुन लेते हैं जंतर मंतर पर किस तरीके से जो भाषण भी हो रहे हैं, अलग अलग लोग आकर भाषण दे रहे हैं और बातें कह रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा वहां की वानगी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज दिल्ली में। और दिल्ली में जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो खास बात यह है कि 28 देशों के प्रतिनिधि इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हैं ये लोग दिल्ली, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि जंतर मंतर पर इस समय क्या कुछ चल रहा है।
काला कानून वापस लो और तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी शाह होश में आओ। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। उस एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने उनको भी किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है, इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान को और डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को इस देश से जाने नहीं देंगे। हमारी भी ये जिद है और ये लड़ाई चलेगी, जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। तो ये आप सुन रहे हैं कि किस तरह से बताया जा रहा है कि हम जमहूरियत को नहीं मरने देंगे। उसको बचाने के लिए, जमहूरियत यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े हम तैयार हैं। ये ऐलान आज जंतर मंतर से हुआ है और जंतर मंतर पर जब भी इस तरह से आवाजें उठती हैं तो सत्ता हिल जाती है। इस बात का इतिहास गवाह है। तो क्या एक बार फिर मोदी सरकार को जड़ों से उखाड़ने की या उसको भीतर तक हिला देने की तैयारी हो चुकी है? और क्या इसके लिए खुद मोदी सरकार जिम्मेदार है? क्या वक्फ संशोधन विधेयक लाकर मोदी ने खुद मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ये होली बीती और होली पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को डराने की कोशिश हुई। गनीमत ये रहा कि त्योहार अच्छे से निपट गया, जुम्मे की नमाज भी अच्छे से हो गई और 2-3 छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात रही और इसमें जनता को बधाई कि हिंदू मुसलमान सभी धर्मों की जनता जिसने एक समझदारी का परिचय दिया, राजनीतिक बहकावे में वो नहीं आई। लेकिन आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस पर एक बार फिर बीजेपी जो है वो मुसलमानों को कोसने में लग गई है। उनको ये कह रही है कि आप लैंड माफिया के इशारे पर ये काम कर रहे हो, आप राजनीतिक टूल बन गए हो। उनको ये कहा जा रहा है कि ये सब हमने जेपीसी में हमने उनको कहा था कि आप आइए और अपनी बात रखिए और एआईएमपीएलबी के लोग आए भी, लेकिन अब ये जो विरोध हो रहा है ये गलत है और ये जबरदस्ती का विरोध है। ये इस तरह की बातें तमाम बीजेपी नेता कह रहे हैं और जेपीसी के जो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनका भी ऐसा ही बयान आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो इस समय माहौल बन रहा है, मुसलमान जो हैं अब एकदम खुलकर जिस तरीके से वक्फ की रक्षा के लिए सामने आ गए हैं, विपक्ष का साथ इनको मिल रहा है, क्या ये मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता है? एक बार फिर आपको ऐसा लग रहा है? सर मित्रा जी, ये सरकार के लिए चिंता होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के लिए शायद ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि इस तरीके से वो ध्रुवीकरण करने में उसको सफलता मिलेगी और वो ध्रुवीकरण करके और अपना वोट बैंक पुष्ट करेगी, ऐसा उसको लगता है। लेकिन इसका नुकसान होगा निश्चित तौर पे। कोई भी तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक जो है समिता जी इस बात को समझ सकता है कि इस तरीके की चीज़ों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगे चलकर निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि आज आप मुसलमानों की ज़मीनें छीनने के लिए कानून लेकर आने चाहते हैं, कल आप सिखों की ज़मीनें छीनने के लिए लेकर आएंगे, परसों आप ईसाइयों की ज़मीनें छीनने के लिए लेकर आएंगे और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की ज़मीनें छीनेंगे। ये एक तरीके से होगा और ये शुरुआत जो है समिता जी एक तरह से कहा जाए तो वक्फ बोर्ड से शुरुआत की जा रही है और इस तरीके के आरोप विपक्ष के तमाम नेताओं ने लगाए हैं कि ये असल में जो चीज़ें हैं, ये जो मंदिरों पे के पास संपत्तियां हैं उनका किस तरीके से कब्जा किया जाए, उसकी एक पूर्व पीठिका तैयार की जा रही है, ताकि फिर ये कहा जाए कि जब हमने मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ले ली तो भाई इसके लिए आप क्यों विरोध कर रहे हैं, मंदिरों के पास इतनी संपत्तियां हैं तो हम इनसे ले रहे हैं। तो इसलिए जो है ये करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ सुमित्रा जी, इसके ज़रिए आप एक तरह से कहा जाए कि मतलब ये जो डिवाइडर इन चीफ जो कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको बार बार शायद सच साबित करना चाहते हैं कि वहाँ डिवाइडर इन चीफ हैं। हालांकि कल जो उनका एक पॉडकास्ट आया है उसमें उन्होंने बड़ी बातें रखी हैं, लेकिन उन बातों को रखने में भी उन्होंने एक तरीके से वो डिवाइडर इन चीफ की भूमिका का अपना जो है एक तरीके कहा जाए स्वीकारोक्ति की है और बुरी तरीके से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ही फंसा दिया है। ये भी चीज़ें हैं।
लेकिन जो अभी जो चल रहा है शर्मिष्ठा जी, इसमें ये एक समाज के अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं। और इससे जो मौलाना कल्बे जब्बार हैं, उनका पिछले दिनों वक्तव्य आया था, और वो वक्तव्य शर्मिष्ठा जी यही था कि ये जिस तरीके से भारत सरकार जो है वो भारत की मालिक नहीं है, भारत को बेच नहीं सकती, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं है, कस्टोडियन है, इसको बेच नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत साधारण भाषा में ये बात समझाई कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी को देश बेचने का लाइसेंस नहीं मिल गया एक तरीके से। ठीक उसी तरीके से वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, उसके रखरखाव और मेंटेनेंस का उसको अधिकार है, कस्टोडियन है वो यानी। और ये संपत्तियां जो हैं वो उन लोगों की हैं जिन्होंने धर्म के लिए या किसी तरीके से दान दी थी। और वैसे भी दान दी हुई संपत्ति शर्मिष्ठा जी ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, ये तो सभी धर्मों के लिए है। तो ये दान दी हुई संपत्तियां हैं, तो इन पे इस तरीके से कब्जा नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा मसला बनने वाला है शर्मिष्ठा जी, और अगर यहाँ इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो ये सिर्फ भारत के मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज होगी। और मोदी जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक नूपुर शर्मा किस तरीके से मोदी जी को नाको चौने चब्बा सकती हैं, उनका एक बयान जो है। और इस तरीके की अगर आप हरकत करेंगे तो पूरी दुनिया में आपकी क्या स्थिति बनेगी। अभी जो आप लपक कर मिलते हैं कतर के शेख से और अमीर से, कल को आप किस तरीके से गले पड़ पाएंगे कतर के अमीर के, और किस तरीके से आप जाकर वहाँ जो मंदिर बनवा रहे हैं, स्वामीनारायण का मंदिर आपने बताया कि साहब आपने बनवाया, हालांकि वो पहले से बन रहा था दुबई में, सऊदी अरब में, तो क्या अब वहाँ चीज़ें नहीं होंगी। और देखिए शर्मिष्ठा जी, इन तरीके की चीज़ों की प्रतिक्रियाएँ होने लगी हैं। आखिर क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में जो स्वामीनारायण का मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उस पर हमले होते हैं, क्यों होते हैं? तो ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? इसी तरीके से जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, गिराई गई थी शर्मिष्ठा जी, उस समय भी पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू मंदिरों पे हमले हुए थे। तो ये आप जो कर रहे हैं, इसका खामियाजा वो हिंदू भुगतेंगे, वो भारतीय भुगतेंगे जो देश के बाहर रह रहे हैं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है, ख़ासतौर से मोदी जी के कार्यकाल में, ये हिंदुओं की सख्त दुश्मन हो गई है। और इस समाज के जिस विभाजन की ओर ले आना चाहते हैं, इसका खामियाजा आखिर में भुगतेगा हिंदू इस देश का। जी बिल्कुल। और इस समय अगर हिंदुओं को ये लग रहा है कि ये जो है मुसलमान एकजुट हो रहे हैं और इससे हमको खतरा है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अपनी एक वो बाइट भी सुनाएंगे कि मेरठ से एक हिंदू एक्टिविस्ट खुद को कहने वाले वो साहब आए और उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पर आके हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। अगर वो बाइट हमारे पास आ चुकी तो हम उसको दिखा दें। सचिन सिरोही नाम है उनका, और उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये तो हजारों लोग हैं, मैं अकेला आया हूँ। इस किस्म की उन्होंने बात की है। जैसे वो बाइट आती वो भी हम सुना देंगे, लेकिन अमलेंदु जी, हाँ ये देखिए, ये बाइट आ चुकी है, एक बार इसको सुन लेते हैं तो समझेंगे कि मोदी ने किस तरह से देश के लोगों में जहर भर दिया है। एक बार सुनते हैं इनको क्या कह रहे हैं साहब। हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, विरोध करूंगा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू को दबाएंगे, 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे। ये दबाएंगे हमें, हमारा देश है ये, सनातनी हिंदू का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहा है, हम मरने कट रहा है, हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ, मेरठ से आके क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। सचिन सिरोही हिंदूवादी लीडर, मेरठ से आया हूँ। तो अमलेंदु जी ये जो कह रहे थे, मतलब ये वानगी है, मतलब पूरे देश में इसी किस्म के लोग अब भर चुके हैं जो ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे हिंदू की रक्षा के लिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। यहाँ पर ये जो इकट्ठे हुए लोग हैं वो एक जो संविधान में संशोधन जबरदस्ती का करके एक नया एक विधेयक जो लाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, जो कि संविधान विरोधी काम करने जा रही है सरकार, उस पर यह है। अब उसमें कहीं से वो हिंदुओं की संपत्ति कब्जाने का और ये सब तो मामला है ही नहीं।
क्या कहेंगे ये इस किस्म की बातों पर? देखिए सुमित्रा जी, इस तरीके की ये मिसगाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं ये तैयार की जाती हैं और ये तैयार किए गए हैं। वो बता रहे हैं हिंदूवादी नेता हैं। हिंदूवाद कब से हो गया भाई जो हिंदूवादी नेता हो जाएंगे? हिंदुत्ववादी कहते तो समझ में आता, हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववाद है, लेकिन हिंदूवाद कहाँ से हो गया? और वो बता रहे हैं कि सनातनियों का देश है, तो भाई ये ब्रह्म समाजी और आर्य समाजी कहाँ चले जाएँ? चारवाक के दर्शन को मानने वाले, श्रमण परंपरा वाले कहाँ चले जाएँ? जैन बुद्ध कहाँ चले जाएँ? ये सब कहाँ चले जाएँ? बंगाल की खाड़ी में जाके आप डूब जाएँ क्या? ये सनातनियों का देश है। और कौन से सनातनियों का देश है? सनातनियों में भी तो कई तरह के हैं, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है। कौन से सनातनियों का देश है? शैवों का है, वैष्णवों का है, शाक्तों का है, क्या है ये शर्मिष्ठा जी है? तो ये इस तरीके के तैयार किए जाते हैं अंधभक्त जो है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। बता रहे साहब हिंदूवादी नेता हैं और जान दे देंगे हिंदुओं के लिए। अरे भाई तुझे जान देने की पड़ी, कहीं भी जाकर दे दे, यहीं जाके जान क्यों देगा? और तेरे हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ लेने से ये रुक जाएगा क्या कुछ? और घर में कितना पढ़ता है हनुमान चालीसा? अगर घर में पढ़ता हो तो हनुमान चालीसा तुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हनुमान जी तुझे सद्बुद्धि देते कि बाहर जाकर बवाल मत कर, घर के अंदर रहे। हनुमान जी ने तो कभी नहीं कहा कि बाहर जाकर बवाल करना है। मैं तो हनुमान जी की रोज पूजा करता हूँ। जी, ये जंतर मंतर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इकरार, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, वहाँ पे क्या माहौल है, क्या इस समय चल रहा है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने एक कॉल किया था प्रदर्शन का। वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल पार्लियामेंट में जो जेपीसी में भी आया, पार्लियामेंट में भी आया, उसको लेकर विरोध में ये धरने प्रदर्शन का आयोजन था। और इसमें जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर विपक्षी पार्टी जिसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, वहीं तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम जो उनके सांसद है वो यहाँ मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, MIM से अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी लोगों से बातचीत की। कुछ मेरे साथ एक लोग हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से प्रदर्शन था, वो उसके बाद अभी ये खत्म हो गया है। तो क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है, हम रफाकत चौधरी 30 साल से हम देख रहे हैं इस सियासत को। ये बिल जो है लोकतंत्र के संविधान की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने। ये बिल पास जितने भी किए हैं, मैं मुसलमानों से, खासतौर से सारी पार्टियों के लीडरों से, रहबरों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल से पहले ईवीएम लेकर के आए, ईवीएम से सारा बिल लेकर के आए। और ये जितने भी हैं ये अनऑथराइज पास किए हैं। अनऑथराइज इसलिए किया है कि ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काम है। ये ना मुसलमानों को देख रहे, ना देख रहे, ना बिछड़ों को देख रहे, ना जाटों को देख रहे, ना गुजरों को देख रहे। 70 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके मुसलमानों को मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। अब मैं बिल को लेकर क्या आप लोगों के बिल का ये है, ये बिल्कुल मुसलमानों को पसंद थोड़ा ही है। ये तो बड़े बूढ़े जो है दान दे करके गए थे, तो दान की जमीन भी छीन रहे हैं। ये दान की जमीन छीन रहे हैं जो दान दे करके गए थे, स्कूल हो गए, मदरसे हो गए। ये देने से तो क्या गए, हज कमेटी का कोटा छीन दिया, कैबिनेट मिनिस्टर खत्म कर दिए, हज कमेटी खत्म कर दी, सारे तो सुविधा जो मुसलमानों वो दलित जो वो दे के करते हैं मुसलमान बड़े बूढ़े दान के आने वाली नस्लों के काम आएगा, उस तक को दान तक को नहीं छोड़ रही है सरकार की। मैंने फैसिलिटी दे रहे से तो क्या गई है? ये तो जो दान देकर दान की सरकार चलाना चाहती। मुसलमानों की मंदिर में इतना पैसा है, इतनी वो है, थानों में मंदिर बने पड़े हैं, गाड़ियों में मंदिर बने पड़े हैं, पार्कों में मंदिर बने पड़े हैं, उसको कोई नहीं देखता। अब ये बताइए, ऐसे कितना कहना चाहता हूँ, ज्यादा ना बोलते, मुसलमानों से भी अपील करूंगा, खासकर से भी सोच से, जब तक ब्लैक पेपर नहीं लाओगे बिल्कुल एक ड्रामा करते रहेंगे, मिसगाइड करते रहेंगे, गुम करते रहेंगे। इससे ज्यादा जरूरी है ब्लैक पेपर लाओ, लोकतंत्र बचा, संविधान। जैसा कि आपने देखा कि जहाँ जो प्रदर्शन में जो लोग आए थे उन लोगों की अपनी, मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकबरुद्दीन उन्होंने कहा कि हमने जेपीसी में जो कोई जेपीसी के मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने कहा हमने तमाम तरीके की जो अपनी बातें रखी, मुसलमानों के फेवर में जो बातें थी वो हमने रखी। वहीं अगर हम बात करें जो कांग्रेस की तरफ से जो लीडरान आए हैं, उनमें जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो आए थे, इमरान महमूद जो कि जेपीसी के मेंबर भी रहे हैं, और उनके साथ साथ जो तरुण गोगोई जो है वो आए थे यहाँ इस प्रदर्शन को। कांग्रेस जो है वो जब भी इस पार्लियामेंट में पास करने के लिए आएगा, जब भी इस बिल को पार्लियामेंट में पास करने के लिए लाया जाएगा, समस्त विपक्षी दल के साथ में इस बिल का जोर विरोध करेगी। ये इसका कहना है, कांग्रेस का स्टैंड है। उन्होंने कहा, नेता राहुल गांधी ने इस बात को कहा, इस बात को माना है कि संशोधन पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी जी, शुक्रिया इकरार, क्योंकि वहां पे मेरा ख्याल है जैमर या कुछ ऐसा है, उस वजह से
वो बहुत सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वहां पर जो कुछ चला वो आपने इसकी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वहां पर कुछ और लोग मिले जो हमको कुछ और बता सकें तो उस पर भी हम सुनेंगे, लेकिन अभी हम पहले सुन लेते हैं आपने जो कहा इमरान मसूद, उनकी बात हम सुन लेते हैं अमलेंदु जी, क्योंकि वो जेपीसी में भी थे और उन्होंने जो कुछ कहा है, कांग्रेस सांसद हैं, एक बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते, आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। तो क्या मुख्य चीजें की सरकार के जो दखल अंदाजी होगी अब वक्फ बोर्ड में, उससे मुख्य तौर पे आपत्ति है सर? सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। अमलेंदु जी जो बोला है इमरान मसूद ने, और वहां अभी जिन सज्जन से इकरार भी बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे, और उन्होंने उस बात को वो थोड़ा और बढ़ा के बैलेट पेपर तक ले गए। और ये तो वो जो बात आ रही है कि बीजेपी सही तरीके से चुनाव जीतकर नहीं आती है, बात वहां तक भी पहुंच रही है। बहरहाल अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने कहा जो था कि वक्फ जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनका ये कहना है कि किस बात के लिए विरोध हो रहा है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी ने भी रिपोर्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ा। ये बिल गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के लिए है। जब बैठकें हो रही थी तो उसमें हमने एमपीएलबी के लोगों को भी बुलाया, सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे, उसके बावजूद विरोध किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये राजनीति है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, लोकतांत्रिक देश में विरोध पर भी अब इन लोगों को आपत्ति हो रही है, और अगर ये तो ऐसा तो है नहीं कि जेपीसी में हमने देखा है कि जितने भी आपत्तियां जो डिसेंट नोट दिए थे विपक्ष, मतलब जो विपक्षी सांसद थे, उनको नहीं माना गया, और उसी बात का तो विरोध पहले भी संसद में हो रहा था कि भैया आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, आप हमारी आपत्तियों को नहीं सुन रहे हैं। अभी भी वो सरकार उसी रवैये पर अड़ी हुई है। क्या लगता है किसान आंदोलन जैसा लंबा चलेगा और उसके बाद आखिर में मोदी बोलेंगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी? अब समित्रा जी, मोदी जी की तपस्या में कोई कमी रहेगी या नहीं कमी रहेगी, लेकिन कल मोदी जी जो अपने पॉडकास्ट में कह रहे थे कि वो उनको 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, तो भाई ये 140 करोड़ लोगों में ये जो 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, इनका आशीर्वाद है कि नहीं है मोदी जी को? मोदी जी को बताना चाहिए। और अगर उनका भी आशीर्वाद है तो ये ज़मीनें काहे छीन रहे हैं मोदी जी? फिर ये सवाल तो है ना फिर कि अगर आपको आशीर्वाद है 140 करोड़ लोगों का, तो ज़मीनें छीनने पर क्यों जुटे हुए हैं? और अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि सबसे बड़े भूमाफिया भाजपा वाले हैं, ये कई बार उनके बयान आ चुके हैं। और अयोध्या का हवाला देते हैं कि अयोध्या में देखिए किस तरीके से भाजपा के लोगों ने तमाम ज़मीनें कब्जा ली हैं, वहाँ जाके खरीद ली सब ज़मीनें, और उनके भाव बढ़ गए। ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, तमाम अफसरों के, बीजेपी के लोग, गुजरात से तमाम लोगों ने आके ज़मीनें सब अयोध्या के आसपास खरीद ली, कोई ज़मीन बची नहीं है आपको, भाव इतने ज़्यादा चढ़ गए। तो ये सब मित्रा जी कुल मिलाकर जो अखिलेश यादव कहते हैं, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि ये वास्तव में काम जो है वो भूमाफिया का ही कर रहे हैं। और ये जो बिल लेकर आया जा रहा है ये इसी की एक कड़ी है। और जो जगदम्बिका पाल जो तर्क दे रहे हैं कि साहब जेपीसी में सबकी बात सुनी गई, ठीक है आपने सबकी बात सुनी, लेकिन जो डिसेंट नोट आए थे जेपीसी के मेंबर्स के, वो आपने उसमें शामिल क्यों नहीं किए? और जब किरण रिजिजू राज्यसभा में इसको कह रहे थे कि साहब किसी ने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया, किसी का विरोध नहीं आया, सैयद नासिर हुसैन जो कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस के, वो तुरंत उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी मत कीजिए, मैंने खुद डिसेंट नोट दिया था, और ये रहा ऑन रिकॉर्ड, मैं यहाँ रख रहा हूँ अपने डिसेंट नोट को, रखा उन्होंने फिर वहाँ कि ये डिसेंट नोट है, उसको नहीं दिया गया। तब कहा गया कि भाई ठीक है, इसको जांच कराई जाएगी, अगर डिसेंट नोट किसी का आया है और वो इसमें शामिल नहीं हुआ तो इसको फिर वापस भेजा जाएगा जेपीसी को। तो ये जिस तरीके से किया गया, 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है सर मित्रा जी कि किसी जेपीसी के सदस्य जो वो निलंबित किए जा रहे हैं। ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ। तो 70 सालों में बहुत कुछ जो पहली बार होता है ये सब पहली बार हो रहा है, तो ये भी यहाँ देखने को आया। तो कुल मिलाकर ये जिस तरीके से समिता जी, एक तो इसके ज़रिए ये बताना, अपना जो समर्थक वर्ग है, जो सचिन सिरोही जैसे लोगों, उनको बताना कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पक्षधर है। अरे भाई, मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर आप हिंदुओं के पक्षधर कैसे हो जाएंगे? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो मोदी जी के मित्र हैं जिनके यहाँ वो गए थे, अभी एक जू में जहाँ गए थे, चिड़ियाघर में, जहाँ 44,000 से ज़्यादा जंगली पशु पक्षी जो कैद करके रखे गए हैं, कि उनकी बिल्डिंग जो वफ़ की ज़मीन पर बनी हुई है उसको मुक्त कराने के लिए ये कानून लेकर आया जा रहा है। क्या ये बात सही है? अब ये हम तो नहीं जानते, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार कर रही है समिता जी, ये मुझे लगता है कि एक बड़े सिविल वार की तरफ ले जाना चाहते हैं देश को। ये हर मसले पर देखिए, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे वो साउथ में डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, त्रिभाषा फार्मूला हो,
ये सब मसलों पर देश को विभाजन की तरफ और सिविल वार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असली रीति और नीति समझ में आती है समिता जी। जी, और बीजेपी ये जो सब कर रही है डिवाइड एंड रूल वाला काम, तो जाहिर है उसको सत्ता पे बने रहना है और मोदी को शायद यही आता है, इसी किस्म की राजनीति वो कर सकते हैं। क्योंकि कल का वो जो पॉडकास्ट उनका आया उसमें वो बता ही रहे हैं कि कितना संघ से उनको एक संस्कार मिले और किस तरीके से वो पूरा उनमें दीक्षित रहे हैं। तो वो हिंदू राष्ट्र वाली बात ही मोदी करेंगे, ये तो जाहिर ही है। लेकिन अभी इस समय अमलेंदु जी, कम से कम 28 देशों के लोग यहाँ पर हैं, प्रतिनिधि, ये सब इकट्ठे हुए हैं। खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का एक सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए ये सारे लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी आए हैं, स्वीडन और स्लोवानिया की विदेश मंत्री आई हैं, अमेरिका से तुलसी गबार्ड आई है, तमाम लोग आए हैं। ऐसे वक्त में ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। खुफिया लोगों का जो सम्मेलन है, मतलब जाहिर है उन लोगों की तो निगाहें वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उन्हें पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और इस समय जबकि वो दिल्ली में है और तब ऐसा धरना प्रदर्शन होना, ये हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक बाद में हो सकता है। क्योंकि मोदी जो है ये खुलकर अपनी कमजोरी, अपनी गलतियां जो है दुनिया के सामने खुलकर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हम लोग भीतर भीतर कितना दरक चुके हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल समिता जी, इस तरीके का जो आंदोलन हो रहा है और ये बढ़ेगा आगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मसला सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है या मुसलमानों के एक तबके से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विपक्ष लीग के तमाम नेताओं ने इस तरह की बात कही पहले कि ये एक शुरुआत है कि किस तरीके से ज़मीनों पर कब्जे किए जाने हैं, धार्मिक संस्थाएँ उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जाने हैं। तो ये मुसलमानों से शुरुआत की गई है, तो फिर बाद में बताया जाएगा कि जब हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जे किए जाएंगे कि भाई देखो हमने तो मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन ही छीनी थी, तब आपको अच्छा लग रहा था, तो अब भी तो हम कर रहे हैं, तो ये करेंगे। और समिता जी, आपको याद हो कि ये बार बार उठता रहता है और जो एक तोगड़िया साहब अब जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि गुजरात में बहुत मंदिर तोड़े गए हैं। मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में बहुत मंदिर तोड़े गए, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। काशी विश्वनाथ में वहाँ तमाम मंदिर तोड़े गए हैं मोदी जी के रहते हुए। वो शंकराचार्य के भी हम देखते हैं, और एक वो गुजरात के स्वामी जी, उनका बहुत वायरल होता रहता है दिल्ली में उनका दिया हुआ मीडिया से बात करते हुए। तो ये जिस तरीके से चल रहा है समिता जी, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला भर नहीं है, और ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ तो है ही, डेमोक्रेसी के साथ है ही, और ये जो धार्मिक तरीके पर जो दान की हुई ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करने का मामला है। और ये साफ तौर पर समझ में आता है। और जिस तरीके के अब तर्क दिए जा रहे हैं उसी तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं जिस तरीके के तर्क जो थे किसान आंदोलन के दौरान दिए गए थे, सब खालिस्तानी हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, इस तरीके की जो बातें थी वही बातें आज सब की जा रही हैं। और बाद में फिर मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि तपस्या में कमी रह गई। तो यहाँ मोदी जी की तपस्या में कमी तब रह जाएगी जब अब कतर का अमीर जो है वो झिड़क देगा, क्या तब आएगी, तब तपस्या में कमी की याद तब आएगी। या सऊदी अरब कहेगा कि ठीक है आपको हम बैन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जितने भी भारतीय वहाँ पे हैं, तब आएगी समझ क्या। तो ये जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं समिता जी, ये देश के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। और 140 करोड़ लोगों का जिनका आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद नहीं, श्राप जरूर लग जाएगा इस सरकार को अगर इस तरह की चीज़ आगे बढ़ती हैं तो। जी, और इस मुद्दे पर अमलेंदु जी, अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकदम एकजुट हो रहा है। मतलब आज के इस धरना प्रदर्शन में सपा, आरजेडी, शिवसेना, यहाँ तक कि अकाली दल के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, उसके अलावा टीएमसी है, कांग्रेस है, सभी दलों के लोग यहाँ पर आए हैं। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं और जिन पर यह कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम के तरह काम करते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने कहा है नीतीश, चंद्रबाबू और लोकदल चाहेंगे तो पास नहीं होगा ये वक्फ संशोधन विधेयक। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अब ओवैसी ने क्या एक नए मतलब उसको वो कर दिया है कि अब नीतीश कुमार, क्योंकि उनको बिहार में अभी चुनाव में फिर जाना है सामने, मुसलमानों के सामने, वहां पर चंद्रबाबू नायडू को भी ये बताना है कि नहीं, वो जो भले मोदी के साथ आ गए हैं लेकिन उनकी अभी भी वो मुसलमानों के रक्षक हैं। और लोकदल मतलब अजीत चौधरी का ये, क्योंकि किसानों के नाम पर जिस तरीके से किया था मोदी ने, तब तो वो जयंत चौधरी उसमें अलग हो गए थे, लेकिन अभी वो वापस उनके साथ हैं। साथ ही साथ रामविलास पासवान, हालांकि एलजेपी के भी एक सांसद का बयान आया कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, मतलब अभी तो वो दिख रहा है कि मोदी के साथ है, लेकिन यहाँ जो ओवैसी का ये बयान है इस पर क्या कहेंगे?
देखिए सर मित्रा जी, ये जेपीसी में अगर पास हो गया है तो ये बिना चंद्रबाबू नायडू, बिना नीतीश कुमार और बिना चिराग पासवान की सहमति के नहीं हुआ। ये बात ओवैसी साहब को समझनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था, ओवैसी साहब को तो नहीं कि वो इनको जेडीयू के या इनके लोगों को निलंबित नहीं किया गया। और आज ही जो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी वक्तव्य है सर मित्रा जी, और वो भी कह रहे हैं कि वो बात तो जो थी उन्होंने जो बात कह रहे हैं जगदम्बिका पाल, ठीक वही बात लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं। तो यानी चिराग पासवान का समर्थन तो मिल चुका। ये वही चिराग पासवान है जिनके पिताश्री जो थे रामविलास पासवान, वो 2005 में जो था वो दोबारा चुनाव बिहार में 3 महीने बाद ही इसलिए हुआ क्योंकि उनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें तब वो समर्थन देंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार बन गए, तब से लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो उन्हीं चिराग पासवान साहब की पार्टी के सांसद अरुण भारती साहब जो कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बिना चिराग पासवान की सहमति के तो नहीं कह रहे हैं। और वक्फ बोर्ड को लेकर पहले इसको लेकर चिराग पासवान की भी असहमति थी, तो इसका मतलब चिराग पासवान समर्थन दे चुके हैं। तो अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये बिल संसद में आएगा कि कौन कौन इसके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर समिता जी, जो भी लोग इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो इस देश के अपराधियों के तौर पे गिने जाएंगे। ये बात चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। नीतीश कुमार के सामने तो और चिराग पासवान के सामने संकट ये है कि अभी चूंकि वहाँ चुनाव है बिहार में चल रही, नीतीश कुमार उनका चंद्रबाबू नायडू का तो दूर है चुनाव, अभी तो होके ही चुके हैं, वहाँ दूर है, लेकिन इनका चुनाव नज़दीक है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि उनको अब एक स्वयंसेवक की तरह ही राजनीति से विदा होना है और एक समाजवादी के तौर पर उनको याद ना किया जाए, तो नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आएंगे सुमित्रा जी। जी जी बिल्कुल। और अभी ये जो विरोध की बात हो रही है अमलेंदु जी, तो यहाँ पे जो नेता अब जो बयान दे रहे हैं उसको गौर करना जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं उबैदुल्ला आजमी, उन्होंने कहा है कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत का संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। और सरकार को चाहिए था कि वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने उस पर कब्जा करने के लिए कानून बना दिया। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियाद पर कबूल नहीं किया, बल्कि वफादारी की बुनियाद पर किया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये साफ साफ बोला है। और इधर AIMPLB के जो प्रवक्ता हैं SQR इलियास, उन्होंने कहा है कि ये बिल उसी तरह वापस कराएंगे जैसे किसान आंदोलन के वक्त किसान कानून जो है वो वापस हुए थे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और उधर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो वक्फ बिल जो है इसको लाकर संविधान पर बुलडोजर चलाने का काम मोदी कर रहे हैं। और पहले हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया, हमारी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, लेकिन हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये भी आज ऐलान उन्होंने किया है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं और ये जो कह दिया गया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे ये लड़ाई बढ़ती है और इसमें विपक्ष का साथ तो मिलेगा ही, ये जाहिर है। हालांकि इसमें अभी एक बीजेपी के ही नेता है, उनका एक बड़ा ऊटपटांग बयान आया। वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो वियतनाम चले गए और यहाँ पीछे उन्होंने ये सब करने के लिए छोड़ दिया, ये उनका काम है, ये उनकी साजिश है। इस तरह का बयान, मतलब यहाँ राहुल गांधी को घसीटना उनके लिए बहुत जरूरी था। और ये भी कहा जा रहा है कि संसद का सत्र शुरू है तो वो इस समय यहाँ क्यों नहीं है। मोदी से तो कोई नहीं पूछता कि आप यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल ये जो अभी ये ऐलान हो रहा है कि हम कुर्बानी भी देंगे, आगे लड़ाई भी लड़ेंगे और ये जो है हमारा हक है और हम संविधान को हर हाल में बचाएंगे, संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर क्या मोदी फंस गए हैं? बिल्कुल समिता जी, संविधान के मुद्दे पर फंस गए हैं। और देखिए ये जो शुरुआत जो है ये सिर्फ वक्फ की ज़मीनें छीनने की नहीं है, इसके बाद फिर आरक्षण भी छीना जाएगा। अपने एजेंडे पे आएगी बीजेपी, क्योंकि ये सारे उसके एजेंडे में हैं। वक्फ की संपत्तियां छीनना भी उसके एजेंडे में है, आरक्षण को ख़त्म करना भी उसके एजेंडे में है, ये सारी चीज़ें उसके एजेंडे में है, वो किया जाएगा। तो जिस तरीके से लाया गया सवर्ण आरक्षण जो है साहब, वो EWS जिसको कहा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी आरक्षण छीनने का ही एक हथियार है जी। तो इसी तरीके से ये जो लाया गया है, ये भी बिल जो है ये आज मुसलमानों की छीनी जाएंगी वक्फ की संपत्तियां, कल को मंदिरों की छीनी जाएंगी। इस पर बीजेपी आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पे। और संविधान को बुलडोज करना जो वो तो उसका एजेंडा रहा है, मतलब ये नरेंद्र मोदी का ही एजेंडा थोड़ी है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। तो सरकार गिर गई तो रिपोर्ट उसकी जो थी वो ठंडे बस्ते में चली गई सब।
तो ये जिस तरीके से बनाया गया है और ये जो लाने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर कहूँगा सुमित्रा जी कि ये पूरी तरीके से देश को एक सिविल वार में झोंकने की कोशिश है। चूँकि अगर ये आंदोलन बढ़ता है, आगे होता है, तो ये सिर्फ किसान आंदोलन की तरह नहीं रहेगा, फिर इसको सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जो उसकी अपनी रीति नीति रहती है, जो गुजरात में 2002 के दौरान हुआ, जो 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद हुआ, उस तरीके की चीज़ें भी करने की कोशिशें की जाएंगी। क्योंकि उसे अपने मतदाता वर्ग को बताना है कि भाई हम आपके बड़े समर्थक हैं, लेकिन वो हैं असल में असली शत्रु जो हैं वो हिंदुओं को ही नज़र आते हैं, जिस तरह की उनकी नीतियाँ समझ में आती हैं सुमित्रा जी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा मसला भर नहीं है, ये बड़ा मसला बनेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुमित्रा जी, जैसे आपने कहा कि भाई तो हम दुनिया के खुफिया जो अधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं, उनका यहाँ सम्मेलन हो रहा है, 28 देशों के अधिकारी यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो खुफिया अधिकारी हैं तो वो यहाँ की भी खुफिया जानकारियाँ उनके पास सब होती होंगी और आपस में एक दूसरे से संपर्क रहते हैं, तो यहाँ की ये चीज़ें भी पहुँचती होंगी। तो ये जब चीज़ें पूरी दुनिया में पहुँचेंगी तो ये बदनामी भारत की होगी। मोदी जी की तो खैर बदनामी कोई सवाल ही नहीं, मोदी जी की नाम ही क्या है जो बदनाम होंगे? भाई नाम हो तब बदनाम होंगे ना। मोदी जी क्या हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, यही तो नाम है उनका। तो ये बदनामी भारत की होगी। तो ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि भारत के विरोध में इस हद तक आगे ना बढ़े हैं। जी बिल्कुल। और ये बीजेपी के देश प्रेम की ये परीक्षा है एक तरह से। मोदी तो इस बात पे खुश हो सकते हैं कि कल के उनके पॉडकास्ट को अब ट्रंप ने अपने एक और सोशल मीडिया हैंडल से उसको शेयर कर दिया है। तो मोदी इस बात पर खुश हो सकते हैं कि ट्रंप अब उनको वापस माफ करने या अपना दोस्त बताने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल अमरिंदु जी, अभी हम जो मैं जिक्र कर रही थी कि तमाम विपक्षी दलों का साथ मिला है, जल्दी जल्दी हम 2-3 बयान सुन लेते हैं। सपा के सांसद हैं राजीव राय, उनका, आरजेडी सांसद मनोज झा का, और सुन लेते हैं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इन तीनों ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, फिर हम इस चर्चा को आखिरी में ले जाते हैं। पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा इन तीनों ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरी आज जंतर मंतर पर धरना करेगी अगेंस्ट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है कि खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। बहुत विरोध है इस बिल को लेकर, ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? सर, लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, तो और सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि उसमें तमाम चर्चाएं, जो डिसेंट वोट था उसको भी लगाया गया है और जो भी आपत्तियां थी उनको हर संगठन से बात करके और उसको समाधान खोजने की कोशिश की गई। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। सरकार तानाशाही पर आ गई, ये कांग्रेस का आरोप। उधर सपा सांसद ने जो कहा कि बीजेपी को समझना चाहिए देश की एकता वो बड़ी चीज है, वो जरूरी है। क्या इन नसीहतों को सुनेगी मोदी सरकार? क्या लगता है अमरिंदु जी? देखिए सुमित्रा जी, ये तो एक साधारण सा नागरिक जो है वो भी जानता है कि देश की एकता ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा राजनीतिक दल है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताया जाता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। तो उसको ये बात समझ में नहीं आती होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मोदी जी तो सबसे बड़े विद्वान हैं, उनसे बड़ा विद्वान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो उनको भी ये बात समझ में नहीं आती है, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये सब बात समझ में नहीं आती है। लेकिन समझकर समझना नहीं चाहते हैं, चूँकि उन्हें लगता है कि हम अपना एजेंडा सेट करके किसी तरीके से सरकार में बने रहें, भले ही देश भाड़ में जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति समझ में आती है। इसके ज़रिए जिस तरीके की लाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे ये समाज को विभाजन की तरफ ले आने की कोशिश है, देश को एक और विभाजन की तरफ ले आने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। सुमित्रा जी, जगदम्बिका पाल कुछ भी तर्क देते रहें, बीजेपी के लोग कुछ भी तर्क देते रहें, लेकिन असल बात जो है वो यही है कि इस बिल के ज़रिए एक तरीके से देश में
अराजकता पैदा करने की कोशिशें सरकारी की तरफ से हो रही हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, संविधान के साथ खिलवाड़ और इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी मात मिली थी और तब ये मोदी को संविधान सिर पर लगाना पड़ा था। लेकिन अब जबकि वो फिर से अपने वैसे ही पुराने रंग ढंग में लौट आए हैं, तो उसके बाद अब पहले हमने देखा किसान आंदोलन के कारण किस तरह मोदी पस्त हुए, तो अब क्या मुसलमानों के आंदोलन में मोदी पस्त होंगे, ये एक सवाल अब देश के सामने आ गया है। अब इस चर्चा को अमलेंदु जी आज हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी ये मामला तो और बढ़ने वाला है, चलने वाला है, आगे देखना होगा कि इसमें और कुछ क्या होता है। लेकिन चलते चलते 4-5 लाइनें में, अभी एक नई फिल्म आई है इन्हीं गलियों में, बड़ा मतलब फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन उसकी कुछ उसमें एक होली पर मुशायरा हो रहा है, उसमें एक जो कवि है उसने एक पंक्तियां जो पढ़ी हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो, रामो रहीमो नानको और ईसा तो नर्म हैं, चमचों को देखिए पतीली से गर्म है। तो ये बड़ी मतलब आज के दौर के लिए बड़ी मुनाफिक लगती है, मतलब ये लाइनें जो हैं बड़ी माकूल लगती हैं। तो अब देखना होगा आगे ये वक्फ संशोधन बोर्ड पर, ये जो विधेयक पर और आगे ये हंगामा किस तरह से बढ़ता है। मुसलमानों ने कुर्बानी देने की बात कह दी है, विपक्ष उनके साथ है। क्या अब मोदी सरकार के लिए एक बार फिर झुकने का टाइम आ गया है? इसको आगे देखना दिलचस्प होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।